नीतीश जोन बीएससीबी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको बतलाया गया था कि इस चैनल पे आप सभी के लिए कक्षा 10 की सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर लाया जाएगा, जिसमें हम आज सोशल साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सोशल साइंस में आप सभी के लिए आज इतिहास सब्जेक्ट के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। और इस चैनल पे आप सब नहीं जुड़े हैं तो आप सब जल्द से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आप सबको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, वो भी आपको एग्जाम टाइम तक। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीतीश जोन बीएससीबी को। और बिना समय गवाए आज हम देखने वाले हैं पहले चैप्टर के सब्जेक्टिव प्रश्न। और आपको बतला दो कि इस वीडियो में हम पहले देखेंगे 2 अंकीय प्रश्न, और इसके बाद आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाया जाएगा आप सबके लिए। और पार्ट 2 में हम देखेंगे 5 अंकीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम आप सबको आशा दिलाते हैं कि इस चैनल से जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे उससे बाहर लगभग नहीं आने की संभावना है, एक भी प्रश्न बाहर। इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप सब जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं देखते हैं इसके आंसर। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, यानी अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और किताबी भाषा में देखें तो यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। एकता की वाहक कहने का मतलब प्रेम की भावना को उजागर करती है, यानी राष्ट्रवाद इसी को कहते हैं। यदि आप इस तरह से आंसर लिखिएगा तो आपको बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह से आप याद कीजिएगा, क्योंकि 2 अंकीय प्रश्न है, 2 अंकीय में 2 नंबर आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कहता है, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था तो देखते हैं इसके उत्तर। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। यानी मेजनी जो था वह साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था एवं योग्य सेनापति था। यानी मेजनी ये सब था। अब मेजनी का संबंध जो था वह किस संस्था से था? तो कार्बोनारी संस्था से था। कार्बोनारी जो है एक गुप्त संस्था था जिससे मेजनी का संबंध था। और आप सबको बतला दो कि कार्बोनारी संस्था की जो स्थापना की गई थी वो 1810 ईस्वी में किया गया था। मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था का भी स्थापना किया था। यानी मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था, जिसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और जिसमें यंग इटली और यंग यूरोप वाला तो काफ़ी बार पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह से आप आंसर भी लिखिएगा 2 अंकीय प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न कहता है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधा थी देखते हैं इसके उत्तर। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। क्या क्या बाधा थी? तो पहला कहता है, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। यानी जर्मनी जो था वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिससे जर्मनी का एकीकरण काफी कठिन बात था एकीकरण करना। दूसरा क्या है, यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं थे। यानी जर्मनी में क्या था, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषमताएं थी। यानी राजनीतिक रूप से भी विषमता थी, अलग अलग प्रकार से लोग रहते थे। समाज में भी अलग अलग प्रकार से लोग रहते थे, और अलग अलग धर्म को भी मानने वाले लोग रहते थे। और तीसरा था, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यानी जर्मनी में जो था वह राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिससे वहाँ जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। राष्ट्रवाद क्या कहता है इसको हम पहले भी बतला चुके हैं। राष्ट्रवाद जो है वह एक प्रकार के प्रेम की भावना है जो कि अपने देश से प्रेम को उजागर करती है। इस तरह से आप सारे प्रश्न का आंसर लिखिएगा, जिसमें 2 में 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और हम इस वीडियो में पहले 2 अंकीय प्रश्न को देख रहे हैं, और इसके बाद आपका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें 5 अंकीय प्रश्न को हम देखेंगे, और इससे बाहर आपको बोर्ड के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएंगे।
और मैं आप सबको बतला दूं, इसी चैनल पे आप सभी को सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर लाया जाएगा, और इसका भी प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जिसे आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। और इससे पहले भी जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए गए हैं वो चैनल पे मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, तो देखते हैं इसके उत्तर। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि मेटरनिक ने कब से कब तक शासन किया, तो 1815 से 1848 तक शासन किया। और कहाँ शासन किया था, तो ऑस्ट्रिया नामक एक देश है जहाँ मेटरनिक ने शासन किया था। यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर आपसे पूछेगा तो कौन था, मेटरनिक था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, पांचवा प्रश्न, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। यानी 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था उसके क्या कारण थे। और यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आप इस सब को अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखते हैं इसके उत्तर। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे, तो एक एक करके देखते हैं, और आप एक एक करके आंसर लिखते हैं तो आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और एग्जामिनर को यह भी लगता है कि बच्चे में कुछ टैलेंट है। तो देखते हैं पहला क्या कारण था। पहला कारण था लुई फिलिप। 1848 में फ्रांस का जो शासक था वह कौन था, लुई फिलिप था। लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति का होना। यानी फ्रांस में क्या था, लुई फिलिप की एक कमजोर और उदारवादी नीति था। दूसरा क्या कारण था, लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना। यानी लुई फिलिप में कोई सफल विदेशी नीति नहीं था, सब असफल विदेशी नीति था। राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। यानी फ्रांस में जो जितने भी जनता सब था उसमें भूखमरी और बेरोजगारी का काफ़ी ज़्यादा भरमार चल रहा था, जिससे 1848 की क्रांति जर्मनी फ्रांस में हो गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, छठा प्रश्न, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न इस बार भी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो हम एक एक करके देखेंगे इसका उत्तर। यदि आपको केवल इटली पूछता है तो आप केवल इतना ही लिखिएगा, और यदि आपको प्रश्न में जर्मनी पूछता है तो आप केवल इतना लिखिएगा। लेकिन यदि दोनों फेंट के पूछता है प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में, तो आप दोनों पूरा लिख दीजिएगा, तब 2 अंक आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसके उत्तर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। यानी जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो था वह बहुत ही बड़ी बाधा था, जिससे इटली का एकीकरण करने में कठिनाई का सामना हो रहा था। पहले हम देख लेते हैं इटली के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे जर्मनी के बारे में। इटली के बारे में देखते हैं। इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने दबा दिया। आप सबको बतला दिया था पहले ही। जो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जिसने इटली का एकीकरण रुक गया। यानी जिससे इटली का एकीकरण रुक गया था, किससे, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर जो था वह जितने भी आंदोलन हो रहा था उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था, यानी उसको दबा देता था, जिससे इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाया, और इटली का एकीकरण वहीं पे रुक गया। दूसरा कहता है जर्मनी के बारे में। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने दमनकारी कानून लाया। यानी जर्मनी में जितना भी राष्ट्रवादी भावना था, यानी सबके बीच प्रेम की भावना था, यानी देश के प्रति प्रेम की भावना था, उसको कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या किया, कानून बना बना के उसको दबा दिया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई। यानी ऑस्ट्रिया दोनों देश में एकीकरण करने के लिए बाधा बना ही बना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न कहता है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। वियना कांग्रेस आने से क्या क्या उपलब्धि प्राप्त हुआ फ्रांस को, उसको हमको बतलाना है। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां क्या क्या था। यह कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न थी। तो कौन कौन सी उपलब्धि थी। पहला कहता है वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। यानी फ्रांस में क्या था, बुर्बो राजवंश की स्थापना किया गया था।
दूसरा कहता है वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। यानी लुई 18वां को क्या किया गया, फ्रांस का राजा बनाया गया वियना कांग्रेस के आने के बाद। यानी ये 2 उपलब्धियां प्राप्त हुई फ्रांस को। अब 8वां प्रश्न कहता है गैरिबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के क्या क्या कार्य थे, यानी इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी या जर्मनी के एकीकरण में इसका क्या क्या योगदान था, उसको हमको लिखना है। इस चैप्टर में यही प्रश्न पूछा गया है। तो गैरिबाल्डी, आपको बतला दो कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। क्या था, नाविक। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न आपको बोर्ड की एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, गैरिबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं है। यानी गैरिबाल्डी का मानना क्या था, इटली का एकीकरण करने के लिए युद्ध हमें करना ही करना पड़ेगा क्योंकि बगैर युद्ध के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने आक्रमण की नीति अपनाई, यानी आक्रमण करने की नीति भी अपना लिया था। कौन? तो गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती नामक संस्था का भी स्थापना किया था और स्थानीय किसानों के सहायता से सिसिली एवं नेपल्स पर अपना अधिकार कायम कर लिया। यानी लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था, गैरिबाल्डी। और उसके बाद उसने वहां के स्थानीय किसानों से सहायता लेके सिसिली और नेपल्स पर अपना अधिकार कायम कर लिया और इन्हें सिडनिया में मिला दिया गया। यानी सिडनिया एक वहां का प्रांत था जिसमें सिसिली और नेपल्स को क्या किया गया, मिला दिया गया। गैरिबाल्डी पोप पर भी आक्रमण करना चाहता था परंतु काउंट काबोर ने इसकी अनुमति नहीं दी। यानी गैरिबाल्डी पोप वहां का जो एक देश था उसको भी आक्रमण करके हराना चाहता था परंतु काउंट काबोर जो था वह वहां आक्रमण करने की अनुमति नहीं दिया था। और काउंट काबोर को आप हम बतला दें कि वहां का जो दिमाग है, इटली के एकीकरण का दिमाग, वह काउंट काबोर को कहा जाता है और गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तलवार। और मेजनी जो आप सब पढ़े थे वह इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा था। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काफी बार पूछे जाते हैं। और 9वां प्रश्न कहता है, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न जो कि 2 अंकीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, वह लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। लास्ट प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने क्या क्या चाल चलन चला, यानी कौन सा नीति अपनाया था, उसको हमको बतलाना है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को समझता था। यानी बिस्मार्क जो था वह जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे ज्यादा जो महत्व समझता था वह सैन्य शक्ति को समझता था, यानी अपने सेना की शक्ति को समझता था। इसलिए उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। यानी रक्त एवं लौह का नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। आपसे यदि प्रश्न पूछेगा कि रक्त एवं लौह का नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। और ये थे इतने सारे प्रश्न जो कि 2 अंकीय प्रश्न में थे। और आप इस तरह से आप सारे प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। और इस वीडियो का हम पार्ट 2 भी लाएंगे जो कि आपको शाम 7 बजे इसी चैनल पे रोज मिलता रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्न। और कभी कभी बीच बीच में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। और आपको हम बतला दो कि आपको पूरा फुल सिलेबस कराया जाएगा कंप्लीट। फुल सिलेबस इसी चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। यानी आप सब इस चैनल पे बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं। और आपको बतला दो कि यदि आप सारे प्रश्न को देख लेते हैं और यहाँ से सारे प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपको भी बोर्ड के एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो आप इस चैनल पर विश्वास कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी समय में।